श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपन लोग 1857 की क्रांति, जो भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, उसको शुरू कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट, भले ही प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्यातक एग्जाम हो या द्वितीय श्रेणी का हो, एलडीसी हो या राजस्थान के विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम, उनमें ये टॉपिक कॉमन रहता है, लगभग इसी से क्वेश्चन बनते बनते हैं। तो आज अपन इस टॉपिक का निचोड़ निकालते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको एक बार सारगर्भित रूप से इसको समझते हैं। तो चलो, अपने आपका बिना समय जाया करे बिना ही आप ये क्लास शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप बड़े आराम से समझिएगा। 1857 क्रांति के कारण, पहले है अंग्रेजी इतिहास को बड़ा सैन्य असंतोष कोई 1857 का मुख्य कारण। अंग्रेजी इतिहासकार जितने भी थे उन्होंने सैन्य असंतोष को क्या माना था? 1857 का क्रांति। एनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूस के विद्रोह की जब शुरुआत हुई, उसने भी सैन्य असंतोष को वाली व्याख्या आपने पढ़ी भी होगी। 1857 क्रांति, उसमें एनफील्ड राइफल का प्रयोग के बारे में, जब भारतीय सैनिकों को ये राइफलें लाकर दी गई थी तो इसकी वो गुंडी तोड़नी होती थी, जो कि वहाँ पर चर्बी होती थी, वो तो गाय या सूर की चर्बी होती थी। उसकी वजह से सैनिकों में असंतोष था। विद्रोह के स्वरूप तथा व्यापकता को देखते हुए भारतीय इतिहासकारों ने एक बड़े वर्ग ने यह स्वीकार किया कि 1857 की क्रांति एक व्यापक असंतोष का परिणाम थी। भारत के इतिहासकारों ने भी यही माना था कि ये असंतोष की वजह से ही 1857 क्रांति हुई थी। प्लासी के युद्ध, जो कि 1757 में हुआ, से अगले 100 वर्षों में अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक नीति से भारत के प्रत्येक वर्ग को आकर्षित कर दिया था। 1857 क्रांति ये हुई थी ना, ये किसके बाद में हुई थी? प्लासी के 100 वर्षों के बाद में हुई थी। इसका राजनीतिक कारण है वेलेजली की सहायक संधि। देखो, कोई भी क्रांति हो तो एक कारण नहीं होता, उसके राजनीतिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण है, कई प्रकार के कारण मिलकर ही वो क्रांति होती है। तो इसके राजनीतिक कारणों में एक है वेलेजली की सहायक संधि, जो कि 1798 से 1805 तक चली थी। वेलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत देशी राज्य को स्वयं के खर्च पर एक ब्रिटिश सेना एक एवं दरबार ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था। वेलेजली की सहायक संधि में होता था कि कोई भी देशी राज्य है उसको एक अपने ही दरबार के अंदर एक ब्रिटिश सेना रखनी होती थी और उस एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखना होता था। उस राज्य की विदेश नीति कंपनी के सरकार के अधीन और उसका तो खर्चा देना ही देना होता था, साथ साथ में उस राज्य की जितनी भी विदेश नीतियाँ थी उसके ऊपर सारा कंट्रोल कंपनी का होता था। वस्तुतः सहायक संधि भारतीय रियासतों के खर्चे पर कंपनी सेना का रख रखाव था। इन कंपनी सेना तो रहती थी, साथ साथ वो भारतीय रियासतों के खर्चे पर रहती थी। 1853 में डलहौजी ने हैदराबाद के निजाम पर सहायक सेना खर्च में बकाया कर आरोप लगाकर बरार का प्रदेश छीन लिया। 1853 में बरार का प्रदेश था, जो हैदराबाद पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने बोला कि डलहौजी ने बताया कि ये ना यहाँ के निजाम है, जो जो यहाँ पर ब्रिटिश सेना रखी जा रही है उसके बकाया रुपए थे वो नहीं दे पाया, उसकी वजह से वहाँ का बरार क्षेत्र उन्होंने छीन लिया। इससे भारत के शासक वर्ग में अंग्रेजों लेकर विश्वास बढ़ा। एक तो ये हुई वेलेजली की सहायक संधि, दूसरी है डलहौजी की व्यापकगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो 1848 से 1854 तक थी। व्यापकगत का सिद्धांत साम्राज्य विस्तार का प्रभावशाली उपकरण सिद्ध हुआ। व्यापकगत नीति के तहत भारतीय राज्यों का 3 श्रेणी में वर्गीकरण किया गया। प्रथम श्रेणी थी जिसे स्वतंत्र राज्य, जिन रियासतों पर कंपनी का प्रभाव तो था लेकिन जिनका स्वतंत्र अस्तित्व भी था। यानी प्रथम श्रेणी में वो राज्य शामिल थे जिन पर कंपनी का प्रभाव तो था लेकिन वो स्वयं स्वतंत्र थे, जैसे उन रियासतों में है जयपुर, जोधपुर, मारवाड़, उदयपुर और हैदराबाद। द्वितीय श्रेणी में वो आश्रित राज्य थे। आश्रित राज्य कंपनी के अधीन नहीं थे परंतु सुरक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर थे, जैसे ग्वालियर, नागपुर और अवध। तृतीय श्रेणी में अधीनस्थ राज्य थे। पहले तो हो गए स्वतंत्र राज्य जिन पर प्रभाव तो था लेकिन स्वतंत्र वो रियासतें स्वतंत्र थी। दूसरे में वे पूर्व जो भी रियासतें थी वो कंपनी पर निर्भर नहीं थी लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उनके ऊपर निर्भर थी। तीसरा है, इस श्रेणी में वे राज्य थे जो किसी न किसी रूप में कंपनी के सहयोग से अस्तित्व में आए थे, जैसे झांसी, जयपुर और संबलपुर। व्यापकगत सिद्धांत के तहत कंपनी की नीति को कंपनी नीति क्या है? प्रथम श्रेणी राज्यों में कंपनी उत्तराधिकार के मामले में दखल देने देगी, ये कंपनी की नीति थी, पॉलिसी थी उसकी। दूसरे श्रेणी के राज्यों में आश्रित राज्य थे जो में शासक कि बिना वेद उत्तराधिकारी स्वयं का पुत्र मृत्यु हो जाती तो उनके द्वारा नामित उत्तराधिकार स्वीकार करना अंग्रेजों की इच्छा पर निर्भर करता था। द्वितीय श्रेणी के जितने भी राज्य थे
जिनमें थे वो ग्वालियर और नागपुर और अवध। यहाँ पर ये नियम कर रखा था, अगर कोई भी शासक जिसकी मृत्यु उसको स्वयं के पुत्र के बगैर हो जाती है ना, तो उस पर उसका उत्तराधिकार कौन संभालने के बाद में अंग्रेजों का ये उसकी इच्छा पर निर्भर था। तीसरी श्रेणी के राज्यों में यदि जैविक उत्तराधिकार नहीं है तो गोद लिए पुत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर तो द्विश्री में कर सकते थे, वो भी उनकी इच्छा पर निर्भर था, लेकिन तृतीय में तो नहीं किया जाएगा और राज्य का विलय हो जाएगा। वो किसमें? अंग्रेजी शासन में हो जाएगा। यह था व्यापकगत नीति के तहत हड़प्पी की रियासतें। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको एक बार अच्छे से अपन को देखना, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 17 व्यापकगत नीति के तहत कब हड़पा था उन्होंने? 1848 के अंदर। उस वक्त तत्कालीन शासक थे अप्पा साहिब। जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बग्घाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। इसको महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद करना है। 17 1848 संबल, मैंने ये याद करेगा, संबल और जैत संबल 1849, बग्घाट 50, उदयपुर 52, पूर्व में 2 है इसलिए मैंने यह करके झांसी। इस प्रकार आप भी याद कर सकते हो अपने जो ट्रिप के आप बनाकर, लेकिन यह ध्यान रखना इसको महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद करना। डलहौजी द्वारा राजस्थान की करौली रियासत को स्वाभाविक वारिस न होने पर अंग्रेज साम्राज्य में विलय जाने के निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि करौली संरक्षित मित्रता ने की आश्रित राज्य। ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन सी रियासत थी जिसे अंग्रेजी शासन में विलय गया, बाद में उसे हटाया गया, है ना, तो वो थी करौली रियासत। इस प्रकार उदयपुर और बग्घाट के विलय के संबंध में लिए गए डलहौजी निर्णय को लॉर्ड कैनिंग ने भी उलट दिया। बग्घाट और जो बग्घाट का लिया था 1850 में, अपने भी देखा था, उसके निर्णय को भी डलहौजी ने पलट दिया था, लॉर्ड कैनिंग ने पलट दिया था। डलहौजी ने अवध को कुशासन आरोप लगाकर हड़प लिया था। ये तो पूछा जाता है अवध को कब और किस आधार पर हड़पाता है, तो वो था कुशासन के आधार पर। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नाना साहब की पेंशन डलहौजी ने बंद कर दी थी। ये अवध का मैटर है। डलहौजी ने कर्नाटक व तंजौर के नवाबों की राज की उपाधियां जब्त कर ली। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी शहजादे जवाब बख्त खां को मुगल महल छोड़ना पड़ेगा। ये लाल डलहौजी ने कह दिया था। 1856 में कैनिंग ने घोषणा की बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा कहलाएंगे। ये कही थी कैनिंग की घोषणा में, कहा गया था उन्होंने। प्रजाति विभेद, भारतीय को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित कर दिया गया। ये अंग्रेज उनके साथ भारतीयों के साथ भेद करने लगे थे। कोई भी भारतीय सेना में सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं रहेगा, ये भी नियम कर दिया। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को भारतीयों से श्रेष्ठ दर्जा दिया गया। सामाजिक और आर्थिक कारण, युवा तो हो गए थे राजनीतिक कारण, अब है सामाजिक और आर्थिक कारण। ईसाई मिशनरियों को 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई थी। 1853-13 में चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। धर्मांतरण के प्रयासों ने भारतीयों को नाराज कर दिया, क्योंकि वो भारतीयों से अन्य धर्म अपनाना चाह रहे थे। 1856 के लॉर्ड डलहौजी के समय धार्मिक नियोग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले किसी हिंदू को उसकी पैतृक संपत्ति से उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया। यह उन्होंने नियम कर दिया, अगर कोई भी इस नियम के तहत ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता तो उसकी पैतृक संपत्ति से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार ईसाई बनने की राह आसान उन्होंने की थी, ताकि लोग हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म स्वीकार करें। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में कैनिंग द्वारा इस अधिनियम के तहत सभी सिपाहियों को समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया। ये नियम कर दिया लॉर्ड कैनिंग ने कि जितने भी भारतीय सैनिक उनको समुद्र पार जाकर सेवा देनी ही पड़ेगी। भारतीय समाज में समुद्र यात्रा करना धर्म विरुद्ध समझे, तो तात्कालिक समय में भारतीय समाज में यह उसके धर्म के विरुद्ध माना जाता है कि कोई भी जाकर समुद्र दूर, है ना, समुद्र यात्रा करके कोई भी देश की सेवा नहीं कर सकता। ये एक धर्म विरुद्ध समझा जाता है, उस वक्त की बात है ये। आगे है आर्थिकरण, ये तो हो गया सामाजिकरण। आर्थिकरण, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारत के उद्योग व्यापार के विरुद्ध थी। जितनी भी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां उन्होंने बनाई थी वो भारत के उद्योग व्यापार के विरुद्ध थी। भू राजस्व की 3 प्रणालियां, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, अंग्रेजों ने लागू की वो शोषक प्रति, ये तीनों ही अंग्रेजों ने लागू करी थी ये प्रणालियां, और तीनों ही शोषण करने वाली थी। भूमि का स्वामित्व अंग्रेजों ने शासक कंपनी सरकार को माना, फलस्वरूप भू राजस्व ने चुका पाने पर कर्ज को भूमि से बेदखल किया जा सकता था। भू राजस्व नीतियों में असंतोष तथा आक्रोश को बढ़ाया। यह अंग्रेजों ने
अगर कोई भी मान लो कोई भू राजस्व नहीं चुका पाए, कोई कर सकते उससे भूमि से बेदखल कर देते थे। तो इसकी वजह से ही भारतीय किसानों में और भारतीय आम नागरिकों में उन नीतियों के प्रति असंतोष तथा आक्रोश बढ़ा। परंपरागत हस्तशिल्प के विनाश के कारण कारीगर बेरोजगार हो गए। भारत में क्या हस्तशिल्प ज़्यादा चलता था उस वक्त, जो परंपरा रूप से चलता आ रहा था। अब बाद में अंग्रेजों ने उसे धीरे धीरे में छीन लिया। उनको कृषि में जीविका खोजनी पड़ी, इससे यहीं पर जन दबाव पड़ा। इसने क्रांति की भूमिका को तैयार किया। अगला है सैन्यीकरण। ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग आधे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इन सिपाहियों से ज़्यादातर उत्तर पश्चिमी प्रदेश और सूबे की उस जाति का प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें से 1/3 सिपाही अवध प्रांत के थे। ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा 1857 क्रांति के दौरान कहाँ के सिपाही थे, तो अवध के थे। इस प्रकार उनका एक संगठित समूह था। उस जाति के ये सिपाही पिछले कई वर्षों से ये महसूस कर रहे थे कि उनकी सेवा शर्तों के कारण उनको धार्मिक भावनाओं के लिए खतरा है। 1806 में पगड़ी के स्थान पर चमड़ी के कलंगी के प्रचलन से बेलोर में बलवा हुआ, यह हमला हुआ। 1824 बैरकपुर के सिपाहियों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि विदेश जाने से धर्म का नाश का खतरा था। ये अपना पहले पढ़ा था भारतीय इतिहास में, कहीं पे समुद्र से यात्रा नहीं करना वो धर्म के खिलाफ मानते थे। सिंध भेज जाने के विरोध में 1844 बंगाल सेना में बलवा विरोध, सिंध को पार करना जाति का विनाश करना माना जाता था। इसके अतिरिक्त सिपाहियों में सेवा संबंधी शर्तों के कारण भी असंतोष था। पैदल सिपाही को केवल 7 रुपये महीना वेतन था और घुड़सवार को 27। जो पैदल सिपाही थे उनको पूरे महीने के 7 रुपये मिलते थे, और जो घुड़सवार था उसे 27, जिसमें उसे अपनी वर्दी, भोजन और घोड़े की देखभाल करनी पड़ती थी। और उसी 27 रुपये में भी क्या करना, उसके वर्दी करनी, अपनी वर्दी लेनी, वही उसी में भोजन और साथ साथ में उसी घोड़े की देखभाल करनी थी। अधिग्रहण में सिपाहियों की विदेश सेवा के लिए बता की सुविधा समाप्त हो गई। सिपाहियों में यह भी बेसमय हुआ था कि पंजाब से जवानों की नियुक्ति से उनका असर कम हो जाएगा। भारतीयों में केवल निम्न पदों पर नियुक्त किया जाता था तथा सैनिकों को पदोन्नति का अवसर नहीं, जैसे कि अपने पहले पढ़ा था, भारतीय को सूबेदार से उच्च पद नहीं दिया जाता था। उन्हें समुद्र पार जाने पर दिया जाने वाला भत्ता भी बंद कर दिया। अगर मान लो कोई सेना समुद्र पार जाती है और उस बाद पहले क्या होता था, उसको एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाता था, वह भी बंद कर दिया। पदोन्नति एवं कम वेतन असंतोष के सबसे गंभीर कारण थे। अब आया तात्कालिकरण। ये भारतीय सेना में, भारतीय आम नागरिकों में ये गुस्सा तो उनसे पहले भरा हुआ था। एक आता है तात्कालिक कारण। 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण था। 1856 चर्बी वाले कारतूस थे ना, ये तात्कालिक कारण था। 1856 में सरकार ने पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नवीन एनफील्ड ड्राइव का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। पहले पुरानी बंदूक चलती थी जिसे ब्राउन बेस कहा जाता था। तो 1856 के दौरान अंग्रेजों ने वहाँ पर एनफील्ड राइफल लेकर आ गए और ये प्रयोग के लिए बोला। इस नवीन राइफल के प्रयोग का प्रशिक्षण अंबाला और सियालकोट में किया जाना था। इस राइफल में कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था, जो कारतूस होता था उसे मुंह से काटना पड़ता था। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना के पास बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 को घटी, जहां 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना करते हुए लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर हुसैन की हत्या कर दी। ये 1857 क्रांति यहाँ से शुरू की थी। जो डेट थी 29 मार्च 1857, ये एग्जाम में पूछी जाती है। और वहाँ की कौन सी रेजिमेंट थी? 34वीं रेजिमेंट थी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। वहाँ का एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे, उसने इसके विरुद्ध सबसे पहले बोला था। और वहाँ के लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था बाग, और वहाँ का सार्जेंट मेजर था जिसका नाम था ह्यूसन की हत्या कर दी। हियरेसे को भी गोली मार दी। जनरल जॉन बेनेट हियरेसे बैरकपुर छावनी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे, इसको भी इसने गोली मार दी थी उस वक्त। किसने? मंगल पांडे जी ने। आगे है, मंगल पांडे ने यूपी के तत्कालीन गाजीपुर, वर्तमान में बलिया क्षेत्र है जो, जिसे गाजीपुर कहते थे, जिले का रहने वाला था। दमदम में पद स्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सैनिक था। ये मंगल पांडे ब्राह्मण सैनिक था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये ध्यान रखना, मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, जो क्रांति का पहला शहीद था। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि क्रांति का पहला शहीद कौन था, तो वह था मंगल पांडे जी ने 8 अप्रैल 1857 क्रांति को फांसी दी थी। मंगल पांडे के साथ ईश्वरी पांडे को भी मंगल पांडे के साहित्यकारों में फांसी दी। इनके साथ साथ में कई बार इनका नाम दे दिया जाता है और साथ साथ में ईश्वरी पांडे को भी फांसी दी गई। ये अपने याद करने के लिए कह सकते हैं, मंगल जी जब यहाँ पर शहीद हुए थे 8 अप्रैल 1857 को, तो ईश्वर के पास में चले गए, तो ईश्वरी सिंह पांडे। 10 मई 1857
को मेरठ छावनी में 10वीं नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया। कहाँ से? 10वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उसने 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर थे जनरल हेविट। ये पूछ लिया जाता है मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे उस वक्त? तो जनरल हेविट। सैनिकों ने अपने साथ बंदी साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली प्रस्थान किया। 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। मेरठ में आपसे पूछ लिया जाए मेरठ में क्रांति शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को। 10वीं, ये ध्यान रख, तारीख 10 है और 10वीं नेटिव इन्फेंट्री भी थी। दिल्ली में 12 मई को दिल्ली पर कब्जा किया। इस दौरान कर्नल रिप्ले मारा गया था। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह विद्रोह का नेता घोषित किया गया। ये पूछा जाता है कि 1857 क्रांति के दौरान कौन से शासक को भारत का बादशाह विद्रोह का नेता बनाया था? बहादुर शाह द्वितीय को। दिल्ली ने, एक बार इसे अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग, बहादुर शाह द्वितीय। आगे, मिर्जा मुगल क्रांति का प्रधान सेनापति और साथ साथ दिल्ली में जफर ने शाहजादा जहीरुद्दीन को मिर्जा मुगल नाम से क्रांति का प्रधान सेनापति, ये ध्यान रखना। जफर था दिल्ली में, जफर ने शहजादा जहीरुद्दीन को, यह ध्यान, जहीरुद्दीन को क्या बनाया था? प्रधान सेनापति बनाया था। बाद में उसके स्थान पर बख्त खान का प्रधान सेनापति बनाया गया। पहले तो जहीरुद्दीन को बनाया था, उसके बाद में बख्त खान को प्रधान सेनापति बनाया गया। क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले निकलसन एवं हडसन के नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अधिकृत किया। इस दौरान निकलसन मारे गया। जैसे ही यहाँ पर भारतीय सैनिकों का यहाँ पर दिल्ली पर अधिकार हो गया था, तो वापस अंग्रेजों की एक सेना थी जिसका कमांडिंग ऑफिसर थे निकलसन और हडसन, उसके नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 को पुणे दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था। इस दौरान निकलसन मारा गया। बहादुर शाह द्वितीय को 20 सितंबर 1857 को लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं को मकबरे में गिरफ्तार किया। बाद में बहादुर शाह द्वितीय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और किसने किया था? लेफ्टिनेंट हडसन ने। जफर को गिरफ्तार करके दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया था। जफर को गिरफ्तार करके उनकी बेगम जिन्नत महल के साथ रंगून निर्वासित कर दिया गया। बहादुर शाह जफर था ना, रंगून में 7 नवंबर 1862 को मृत्यु हो गई। रंगून में ही उनको दफना दिया गया। अंग्रेजों ने जफर के पौत्र और पौत्री को गोली मारकर हत्या कर दी। जफर के पुत्रों का नाम मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। जफर के पुत्र का नाम, वो ये नहीं पूछा जाता, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे पूछ, ये ध्यान रखना, दिल्ली पर क्रांति का अधिकार कब हुआ था? 12 मई को हुआ था। और झांसी में क्रांति शुरुआत हुई 4 जून 1857 को। क्रांति के नेता जिनका नाम लेते रोम रोम खिल उठता है जोश से, वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी के राजा गंगाधर राव की विधवा रानी थी। उनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। जन्म स्थल थी उनकी वाराणसी और समाधि स्थल जो कि ग्वालियर एमपी में पड़ता है, वहाँ पर आज भी मौजूद है। 1857 फिरोज ने झांसी को घेर लिया। झांसी के पतन के बाद ही रानी कालपी होते ग्वालियर की ओर चली गई। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1857 अंग्रेज जनरल फिरोज स्मिथ की सम्मिलित सेना से लड़ती हुई शहीद हो गई। ये ध्यान रखना, रानी लक्ष्मी का ध्यान, और कब शहीद हुई थी? वो 17 जून 1858 को जनरल फिरोज एवं स्मिथ की सेना से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। मृत्यु पर फिरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में ये सोई अकेली मर्द। ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये ध्यान रखना। ये किसके द्वारा कहा गया था? जनरल फिरोज के द्वारा। भारतीय क्रांतिकारियों में वह सोई एक औरत अकेली मर्द है। ग्वालियर में तात्या टोपे ने क्रांति का नेतृत्व किया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये आजकल कॉमन पर्सन हो गया। वे मूलतः महाराष्ट्र के मराठा थे जो कालपी यूपी में बस गए। वे नाना साहब के सेनापति भी थे। तात्या टोपे ग्वालियर के पतन के बाद राजस्थान में भी आए। तात्या टोपे अप्रैल 1859 में एक मित्र मानसिंह शिंदे का सामंत विश्वासघात कारण पकड़े गए। यानी किसके विश्वासघात कारण पकड़े गए? मानसिंह के द्वारा। 18 अप्रैल को उनको भी फांसी पर लटका दिया गया। लखनऊ से भी क्रांति शुरुआत हुई थी 4 जून 1857 को, और झांसी से भी 4 जून 1857 को। लखनऊ में उस वक्त थी बेगम हजरत महल और झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल के पति का नाम था वाजिद अली शाह। इनके अल्पायु पुत्र का नाम था बिरजिश कादिर। ये पराजित होने पर नेपाल चले गए। वे गुलामी में ही मर गए। क्रांति के समय अवध का चीफ कमिश्नर यानी लखनऊ के हेनरी लॉरेंस था। भारतीय सैनिकों ने लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया। इसी घेरे में रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद ब्रिगेडियर इंग्लिश ने रेजिडेंसी की रक्षा की कमान संभाली। हेवलॉक व आउटरम ने लखनऊ रेजिडेंसी को जीतने का असफल प्रयास किया।
अंत में 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैम्पबेल ने जंग बहादुर के नेतृत्व में गोरे रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ को जीत लिया। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को ये ध्यान रखना। वापस कानपुर में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1857 को। वहाँ का नेतृत्व किया नाना साहब ने, जिन्हें दो पंत के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब के भाई का नाम था बाला साहब। तात्या टोपे अजीमुल्ला खान इनकी सहायता करते हैं। छावनी कमांडर एम सरवेलर ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्रांतिकारियों ने बीबीगढ़ कानपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों का कत्लेआम किया। कानपुर में सत्तीघाट नामक स्थान पर विद्रोह ने अंग्रेजों को मार डाला। क्रांतिकारियों ने जनरल विडहम को नवंबर 1857 को कानपुर से पास पराजित किया। क्रांति के समय कानपुर में अंग्रेज सेना का कमांडर अफसर ह्यूज हिलर था। 27 जून 1857 को भी लड़ता हुआ मारा गया। ये तक कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको ये डेट ध्यान रखनी है। 5 जून 1857 को कानपुर में क्रांति हुई थी। आगे है जगदीशपुर। ये इतना जगदीशपुर वर्तमान आर पश्चिम बिहार वाला है। पटना में क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किया था जगदीश कुंवर ने। तो अपने याद रखना, कुंवर जगदीश कुंवर। सर्वप्रथम कौन सिंह साहिबा को अंग्रेज सेना से मुक्त करवाया। वहाँ से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मिल मैन के नेतृत्व वाले अंग्रेज सेना को हराया। कुंवर सिंह ने मिर्जापुर, ये कोई नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। कुंवर सिंह से जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह। फैजाबाद क्रांति का नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला शाह ने किया था। मूल रूप से अरकाट के निवासी थे। ये ध्यान। फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से किया था। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला पर 50,000 रुपये के नाम घोषित किया था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि एकमात्र क्रांतिकारी जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनाम घोषित किया था, उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। इस बात को ध्यान रखना। इन 1857 क्रांति का लाइट हाउस कहा जाता है। ये ध्यान रखना, लाइट हाउस किसे कहते हैं? मौलवी अहमदुल्ला को 21 मार्च 1858 को ब्रिटिश सैनिक के लखनऊ पर कब्जे के बाद मौलवी शाहजहाँपुर आगे और नाना साहब तथा खान के साथ ब्रिटिश सेना का सामना किया। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये आगे देखो, रोहेलखंड ये वर्तमान बरेली में पड़ता है। क्रांति नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। रोहेलखंड से किसने किया था? खान बहादुर खान ने। बख्त खान का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने सूबेदार नियुक्त किया। ये तो आया था, सूबेदार आया था। खान बहादुर साहिब आलम बहादुर की उपाधि थी। अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दी। छोड़ो। क्रांति के केंद्र इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में जून 1857 को क्रांति शुरुआत हुई थी, जिसे इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज से नाम से जाना जाता है। असम में दीवान मनीराम ने, ये छोड़ो, ये अपना आउट ऑफ राजस्थान हो गए। उड़ीसा में संबलपुर क्षेत्र में सुरेंद्र शाही उज्ज्वल शाही नामक 2 राजकुमार ने क्रांति का नेतृत्व किया। ये ध्यान रख लो। उड़ीसा में संबलपुर में था सुरेंद्र शाही उज्ज्वल शाही नामक 2 राजकुमार ने क्रांति का नेतृत्व किया था। सतारा में क्रांति नेतृत्व रंगोजी बापूजी ने। मंदसौर में क्रांति नेतृत्व फिरोज शाह ने। गोवा में क्रांति नेतृत्व दीपूजी रागा ने। तो याद रहे, गोवा में दीप। बुलंद शहर में क्रांति का नेतृत्व मोहम्मद वालिद शाह ने किया था। आगे है कोयट उमर में, ये नहीं पूछेगा। मूल बागल स्वामी चिंगलफुट में, ये नहीं पूछेगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हैदराबाद में क्रांति का नेतृत्व किया सोनाजी पंडित, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़िए, आपको यहाँ तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है क्रांति के सफलता के कारण। एकता व संगठन साधनों की कमी। सीमित क्षेत्र में हुआ था। पटेल यहाँ पर एकता की कमी थी और साधनों की भी कमी थी। क्रांति के पास योग्य व कुशल नेतृत्व की कमी थी। अंग्रेज सेनापति अधिक कुशल थे। ये ध्यान रखना, अंग्रेज सेनापति अधिक कुशल थे। जॉन लॉरेंस ने कहा था, यदि क्रांति के पास एक भी योग्य नेता रहा तो हम सदा के लिए हार जाते। ये पंक्ति पूछी जाती। किसने कहा था? जॉन लॉरेंस ने कहा था, अगर क्रांति के पास एक भी कोई योग्य नेता होता तो हम लोग सदा के लिए हार जाते हैं। क्रांति के पास सुनियोजित योजना में भविष्य का कोई दृष्टिकोण नहीं था। लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर रखा होता तो उनको हृदय से आकर्षित कर सकता था, तो क्रांति का अंत भी इतना अच्छा होता जितना कि प्रारंभ। ये वी डी सावरकर ने कहा था। क्रांति का स्वरूप। अब क्रांति के बारे में इसने कौन सी परिभाषा दी है, इसके बारे में एक बार अपन देखते हैं। ये ध्यान रखना, अभी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से जोड़ना। इस यही कारण विभिन्न इतिहासकारों ने इसे भिन्न भिन्न स्वरूप में जोड़कर देखा है। यथा सीले तथा जॉन लॉरेंस, ट्रेवेलियन और मार्शल ने, जो कि अंग्रेजी इतिहासकार, उन्होंने 1857 क्रांति विद्रोह को सैनिक विद्रोह माना है। ये ध्यान रखना, सीले, लॉरेंस और मार्शल ने इनको क्या माना था? सैनिक विद्रोह माना था। और ये सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1857, इस किताब का नाम याद रखना है। द सैयद अहमद खान की पुस्तक का नाम था द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1857 में इस क्रांति को एक सैनिक विद्रोह माना था। ये बड़ा
इंपॉर्टेंट है। आगे है रॉबर्ट्स और कुपलैंड ने इसे मुस्लिम विद्रोह माना था। रॉबर्ट्स और श्रीमती कुपलैंड थी, उन्होंने इसे क्या कहा था, मुस्लिम विद्रोह कहा था। आगे है एला रीज ने इसे धर्मांतरों का ईसाइयों के विरुद्ध कहा था। ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन देकर पूछ ली जाती है किसके और किसने कहा था। एक है राजनीतिक विभाग के सचिव सर जे केई ने इसे श्वेतों के विरुद्ध कालो लोगों का संघर्ष कहा था। एक है भारत टी आर होम्स ने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और टेल बॉयस विलियर ने इस विद्रोह को ऐसे स्वभाव का परिचय कहा। और कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर ने इसे प्राचीन पुरातनवादी भारत का अंतिम प्रयास बतलाया। ये ध्यान रखना, स्पेयर ने क्या था, प्राचीन और पुरातनवादी भारत का अंतिम प्रयास कहा था। और ये उसके बाद में बेंजामिन डिसरेली ने क्या कहा था, इसे कहा कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह, ये डिसरेली ने कहा था। और भारतीय इतिहासकार थे अशोक मेहता, उनकी पुस्तक नाम द ग्रेट रिबेलियन 1857 में इसे राष्ट्रीय विद्रोह घोषित करने का प्रयास किया। और प्रारंभिक भारतीय इतिहास इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानते थे, परंतु दामोदर विनायक सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। ये ध्यान रखना है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने माना था, दामोदर विनायक सावरकर ने। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसके बारे में वर्णन किया। ये किताबों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। डॉक्टर एस एन सेन ने अपनी पुस्तक 1857, ये ध्यान रखना 1857 पुस्तक है डॉक्टर एस एन सेन साहब की, यह कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, वे स्वतंत्रता संग्राम रूप में समाप्त। ये कहा था डॉक्टर एस एन ने कहा था। स्पेन के विचारों को से ऐसा जाता तो आर.सी. मजूमदार ने कहा, यह एक तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने तो प्रथम नई राष्ट्रीय तथा नई स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहा मजूमदार ने कहा था। मजूमदार की पुस्तक का नाम है द स्पॉय म्यूटिंग एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इनकी पुस्तक का नाम, ये ध्यान रखना आपको। बाकी इतना कोई यहाँ पर एस.बी. चौधरी ने अपनी पुस्तक द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन मिनोरिटीज 1857 इनकी पुस्तक का नाम है। ये किताबों का नाम आप एक बार अच्छे से देख लें ताकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो बड़ी सारणी है जो अभी अपने बात कही थी उसका संक्षिप्त रूप है, एक बार इसे आप देख ले। अभी ये देखा था मार्शल रेबिलियन, सर लॉरेंस ने इसे क्या कहा था, पूर्ण सिपाही विद्रोह कहा था। ईश्वर प्रसाद ने इसे ये स्वतंत्रता संग्राम कहा था। एस.बी. चौधरी ने सामंतवादी प्रतिक्रिया कहा था। रामविलास डफ एंड मार्शल ने जन क्रांति कहा था। बेंजामिन डिसरेली, अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। और जेम्स आउटरम ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। पर्सिवल स्पेयर ने प्राचीन पुरातनवादी भारत का अंतिम प्रयास कहा था। ये अभी जो अपने परिभाषाएं देखी थी उनका महत्वपूर्ण सार है, इसे एक बार आप अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी पुस्तक का नाम है भारतीय खोज में लिखा कि एक सैन्य विद्रोह के रूप में प्रारंभ और जन विद्रोह के एवं स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया। ये लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह केवल सैनिक विद्रोह से अधिक था, परंतु प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कम था, ये कहा था ईस्टर्न वुलफोर्ड ने। ये इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था। इधर कार्ल मार्क्स ने कहा था ब्रिटिश शासन उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी। ये ध्यान रखना, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। 1857 की क्रांति के परिणाम। इस विद्रोह के बाद भारत सरकार 1857 के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया व भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। कंपनी पर नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव के अधीन सदस्यों काउंसिल की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1809 इलाहाबाद में दरबार में आयोजित कहने की घोषणा विक्टोरिया ने इससे पढ़ा था। और जनरल को वायरस की उपाधि दी गई। ये किसके बाद हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। विक्टोरिया की घोषणा जो कैनिंग ने पढ़ा था, विक्टोरिया घोषणा 2 जनवरी 1859 तक आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोह को माफ करने की घोषणा भी की। उस विक्टोरिया घोषणा में ये कहा अगर कोई 2 जनवरी 1859 तक आत्मसमर्पण कर देता तो उसके विद्रोह को माफ भी कर दिया जाएगा, ये कहा था। इसकी घोषणा के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने ये पढ़ा था। और इसके अलावा
ब्रिटिश सरकार लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने एवं प्राचीन परंपरा का सम्मान करने की नीति को अपनाई। ये ब्रिटिश सरकार कहते हैं कि लोगों के धार्मिक मामलों का भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनकी जो भी उनके रीति रिवाज है परंपरा उनका भी सम्मान करेंगे। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की सरकार ने समाज सुधार से अलग रहने की नीति अपनाई। ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए 1861 में एक पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना ने यूरोपीय सैनिकों की संख्या अनुपात को बढ़ा दिया एवं तोपखाना यूरोपियन रेजिमेंट के पास में रखा। ये ध्यान रखना। 1861 की सेना सम्मिश्रण के तहत कंपनी सेना सरकार को हस्तांतरित की गई। क्रांति से पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना का देश में अनुपात 1.5 था। क्रांति से पूर्व था भारतीय सैनिकों की संख्या लगभग 2,33,000 एवं ब्रिटिश सैनिकों की संख्या थी 45,322। क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या 1,40,000 कर दी गई। यह सैनिकों की संख्या घटा दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1.1:2 रखा गया। ये ध्यान है। आगे अब देखो, दिल्ली में क्रांति का विद्रोह करने वाले कौन थे? बहादुर बख्शा, जिन्हें प्रधान सेनापति बनाया गया था, और उनको कुचलने वाले थे निकलसन और हडसन, जहाँ पर निकलसन की मृत्यु हो गई थी। 12 मई 1857 क्रांति हुआ था। कानपुर में थे नाना साहब और त्यात्या टोपे, जो नाना साहब के प्रधान सेनापति थे, और ये क्रांति हुई थी 5 जून 1857 को। जहाँ वहाँ पर कौन थे इनको रोकने वाली? कॉलिन कैंपबेल व हेवलॉक। लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, ये थी 4 जून को। कॉलिन कैंपबेल हेवलॉक थे यहीं पर भी। झांसी और रानी लक्ष्मीबाई टोपे, ये भी क्या कब हुई थी? 4 जून को। जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में इन्होंने दबाया था इस क्रांति को। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, फैजाबाद मौली अहमदुल्ला, जिनके ऊपर वो 50,000 का इनाम रखा था। इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खां और फतेहपुर में अजीमुल्ला। ये 1857 क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ये अच्छे से अपन को देखना है। SS सेन के दौरे थी 1857 1857। RC मजूमदार एवं SP चौधरी की द शिवा इम्यूनिटीज एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 1859। अशोक मेहता द ग्रेट अशोक, ऐसे याद रह जाएगा। VD सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये नहीं थी VD सावरकर ने। और चार्ल्स बाल ने द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। विलियम डाल रिम्पल ने थी द लास्ट मुगल, और रुद्राक्ष मुखर्जी अवध इन रिवॉल्ट। एरिक स्टॉक्स थी पिजेंट एंड द राज। JB मालसेन की द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। तो इनमें से आपको याद करनी है 1857 वाली और ये वाली। और अशोक मेहता द ग्रेट हो गई, और VD सावरकर इंडियन, यानी VD सावरकर कहाँ के थे? इंडियन के तो ऐसे याद रह जाएगा। ये वाली इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार सर से नज़र से आप इन्हें देख लेना। ये किसने दबाया था? एक बार ये वापस आ गया। ये स्थानीय नेता, ये ध्यान रखना। मेरठ के स्थानीय नेता थे कदम सिंह, हरियाणा के थे राहतुल्ला राम, सुल्तानपुर शहीद हसन, रामगढ़ रानी अवंतीबाई, गोरखपुर गजाधर सिंह, मथुरा देवी सिंह, सतारा में रंगोजी बापूजी गुप्ते, हैदराबाद में सोनाजी पंत, कर्नाटक में भीमराव मुंडरकी, मद्रास में गुलाम गौस, कोयटू में मूलबाग स्वामी, केरल में विजयदंत। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार ये अपना 1857 की जो अपने सारगर्भित रूप से पढ़ा। उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। आपको एक बार अच्छे से एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसके साथ धन्यवाद।